गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 6 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि यह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज 1985 में एलेक जेफरी तथा उनके सहयोगियों ने इंग्लैंड में की। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अब हम चलिए इनकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। हमने देख लिया कि इनकी खोज किसने की। इनकी खोज 1985 में एलेक जेफरी तथा इनके सहयोगियों ने इंग्लैंड में की। तो चलिए अब इनकी परिभाषा देखते हैं। इनकी परिभाषा क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। तो पहले हम इनकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। तो इनकी परिभाषा अगर हम लिखें देखिए, मैंने डीएनए फिंगरप्रिंट की परिभाषा क्या होती है हमने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ बच्चों को परिभाषा लिखने में समस्या होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख लिया है। पहले इस परिभाषा का आप लोग शॉर्ट स्क्रिप्ट लें। चलिए बच्चों, देखते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंट की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों की तुलना करके, अर्थात भिन्न भिन्न मनुष्यों या व्यक्तियों का जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है वह भिन्न भिन्न होता है। तो उन भिन्न भिन्न न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनी क्षारों का जो अनुक्रम होता है उनकी तुलना करके उनके बीच संबंधों के अध्ययन की प्रक्रिया को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंट का सिद्धांत क्या है, किस तरह जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे डीएनए जो आपका होता है, डीएनए दो प्रकार का होता है बच्चों, और घनत्व या डेंसिटी के आधार पर जो आपका डीएनए है, डीएनए क्या है बच्चों, डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है। ठीक है, जिसके विषय में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए है यह एक आनुवंशिकी पदार्थ होता है, और यह जो डीएनए है यह दो प्रकार का होता है। किस आधार पर यह दो प्रकार का होता है, क्या आधार है, तो इसका आधार है डेंसिटी, घनत्व के आधार पर जो आपका डीएनए है यह दो प्रकार का होता है। तो यह जो आपका बच्चों डीएनए है, यह डीएनए आपका दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर, यह आपका डेंसिटी के आधार पर यह डीएनए दो प्रकार का होता है। पहला जो आपका डीएनए होता है उसको हम बल्क डीएनए कहते हैं, उसको हम बल्क डीएनए कहते हैं। और जो दूसरा आपका डीएनए है उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। तो हमने देखा कि जो बच्चों जो आपका डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात जो हमारा आनुवंशिकी पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यह डीएनए डेंसिटी के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। एक होता है बल्क डीएनए और दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। बच्चों जो यह बल्क डीएनए होता है इसमें 99.9% डीएनए जो है वह सभी व्यक्तियों में, सभी मनुष्यों में समान होता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों में यह डीएनए समान होता है, और यह कोडिंग डीएनए होता है, यह कोडिंग डीएनए होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा आते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसमें 0.1% जो डीएनए होता है सभी मनुष्यों में भिन्न होता है, यूनिक होता है। ठीक है,
और यह जो है नॉन कोडिंग डीएनए होता है। यह नॉन कोडिंग डीएनए होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए, इसे हमें समझने के लिए यदि हम अपनी जिंदगी से संबंध जोड़कर यदि हम इसको याद करेंगे तो यह आसानी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डीएनए, मान लीजिए डीएनए कोई पिता है, ठीक है, और इस पिता के 2 संतान हैं। एक संतान का नाम है बल्क डीएनए और दूसरे संतान का नाम है सैटेलाइट डीएनए। ये जो बल्क डीएनए है, जो इनका बड़ा लड़का है इस डीएनए का, वह क्या था, कोडिंग डीएनए, अर्थात 99.9% डीएनए सभी मनुष्यों में क्या होता है, समान होता है। अर्थात यह घर का सारा कार्य करता है, 99.9%, अर्थात घर का सारा कार्य करता है। ठीक है, कौन सा, यहाँ देखिए बल्क डीएनए को हम लोग कोडिंग डीएनए कहते हैं। बल्क डीएनए कोडिंग डीएनए होता है और कोडिंग से ध्यान रखिएगा काम करने वाला, अर्थात यह कामकाजी बच्चा है इनका, इस डीएनए का जो बड़ा लड़का है घर का सारा कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बल्क डीएनए कहते हैं, कामकाजी लड़का है, और यह जो है कोडिंग डीएनए होता है। दूसरा आते हैं, दूसरा जो इनका संतान है, जो छोटा संतान है, जिनका नाम है सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, और यह सैटेलाइट डीएनए जो है नॉन कोडिंग होता है। नॉन, इस नाम से याद कर सकते हैं निकम्मा, तो यह इनका निकम्मा संतान है, किसी काम का यह संतान नहीं है, सारा कार्य यही घर का करता है, यह कोई काम नहीं करता है, इसलिए इसको हम नालायक संतान कह सकते हैं। ठीक है, और यह 0.1% डीएनए, अर्थात दूसरे शब्दों में आप समझे विज्ञान की भाषा में, तो 0.1% डीएनए सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। जितने भी जो है मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों में 0.1% डीएनए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, केवल समरूपी जुड़े बच्चों को छोड़कर, और 99.9% डीएनए, हमारा डीएनए आपका डीएनए बिल्कुल समान होता है, सेम होता है। जो भिन्न होता है वह केवल 0.1% डीएनए ही भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको समझाने के लिए एक कहानी के माध्यम से, कि जो आपका यह डीएनए है, ठीक है, यदि आपको लिखना है जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिद्धांत, तो यहाँ लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेंसिटी के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, पहला बल्क डीएनए, दूसरा सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए 99.9% डीएनए सभी मनुष्यों में समान होता है, यह कोडिंग डीएनए होता है, और दूसरा जो सैटेलाइट डीएनए है वह 0.1% डीएनए सभी मनुष्यों में भिन्न होता है, और यह नॉन कोडिंग डीएनए होता है। यह लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ समझ लीजिए कि डीएनए जो है देखेंगे, या डीएनए जो है इसके 2 संतान है, जो है बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। यह कामकाजी पुत्र है और यह जो है नालायक। अब ध्यान रखिएगा, जो सैटेलाइट है, ठीक है, जो इनका दूसरा पुत्र है, इसको जो है नॉन कोडिंग भाग होता है ये, और हमने कहा कि ये क्या होता है, नालायक बच्चा होता है। नालायक बच्चा कहने का मतलब यह है कि यह कोई कार्य घर का नहीं करता, और इसकी ज़िंदगी में जो दैनिक जीवन प्रक्रिया उसकी है वह बिल्कुल सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नया चीज़ नहीं होता। ठीक है, जैसे यह जो है नालायक जो बच्चा होता है, ठीक है, वह क्या करता है, 10 बजे सोकर उठता है, ठीक है, नहाएगा, भोजन करेगा, पुनः सो जाएगा, उठेगा, मार्केट में घूमेगा, आएगा, भोजन करेगा और सो जाएगा। फिर रात भर जो है मोबाइल देखेगा, 2 बजे तक मोबाइल देखेगा, फिर सुबह 10 बजे सोकर उठेगा। यह इसकी दिनचर्या है, और यह डेली की दिनचर्या है। इसकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार वह रिपीट करता है। वही 10 बजे उठेगा, ठीक है, नहाएगा, खाएगा, पुनः सो जाएगा, उठेगा, घूमेगा, आएगा, खाएगा, सोएगा। माने इसकी दिनचर्या क्या है, फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं है। पुनरावृत्ति जो है उसकी जो है इस जिंदगी में दिन भर वही प्रक्रिया होती रहती है, अर्थात इसी को हम सैटेलाइट डीएनए को हम लोग बच्चों यहाँ कहने का मतलब ये है कि सैटेलाइट जो डीएनए है उसको हम पुनरावृत्ति अनुक्रम
पुनरावृत्ति, ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति डीएनए, पुनरावृत्ति अनुक्रम, पुनरावृत्ति अनुक्रम। हमने जो कहानी बताई इतनी सब बच्चों, यह इसी पुनरावृत्ति अनुक्रम के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जो सेटेलाइट डीएनए होता है, इस डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम पाया जाता है। यह पुनरावृत्ति क्या होता है, पुनरावृत्ति माने होता है दोहराना, वही चीजें बार बार दोहराना। जैसे मैंने कहा कि यह नालायक लड़का है जो है 10 बजे सोकर उठता है, खाता है, सोता है, घूमता है, पुनः आता है, खाता है, सोता है, रात भर मोबाइल देखता है 2 बजे तक, पुनः फिर सुबह 10 बजे तक उठेगा, यही इसकी दिनचर्या है। अर्थात बार बार वही पुनरावृत्ति होता है, वही चीज वह दोहराता है। क्योंकि घर का कोई नया काम करता ही नहीं, उसको सब्जी लाना पड़ेगा, जौनपुर किसी काम से जाना पड़ेगा या कहीं किसी काम से जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्थात यह पुनरावृत्ति होता है, बार बार वही चीज दोहराता है। तो जो सेटेलाइट डीएनए है उसमें पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आपका नाइट्रोजनी क्षार है, बेस पेयर है, जैसे मान लीजिए आपका सी 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 जी ए टी, यह है, ठीक है, 1 2 3 4 5, यह 5 शब्द रिपीट किया, पुनः यहां से जो है फिर वही चीज रिपीट किया, सी सी जी ए टी, फिर यहां से फिर वही चीज सी सी जी ए टी। ये देखा है, बार बार यही चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब बार बार एक ही चीज रिपीट होता है तो इसी को माने बार बार वही चीज दोहराया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति अनुक्रम, ठीक है, या रिपीट सीक्वेंस। और सेटेलाइट डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है। बच्चों अब हम जो है उम्मीद करते हैं आपको पुनरावृत्ति अनुक्रम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो बच्चों सेटेलाइट डीएनए है, ठीक है, सेटेलाइट डीएनए आपने देखा कि यह नॉन कोडिंग होता है, 0.1% डीएनए जो है सभी मनुष्यों में, जितने भी मनुष्य सभी में भिन्न भिन्न होता है, और सेटेलाइट डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है, ठीक है। और जो ये सेटेलाइट डीएनए है अर्थात जो नालायक संतान है, अब इनके 2 संतान होते हैं, इनके पुनः 2 संतान होते हैं, इनका कोई संतान नहीं होता, ये संतान विहीन होते हैं, ठीक है। और इनके 2 संतान होते हैं बच्चों, इनके पुनः 2 संतान होते हैं, और एक संतान को हम लोग बोलते हैं मिनी सेटेलाइट, एक को हम लोग बोलते हैं मिनी सेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट डीएनए। और दूसरा जो पुत्र है इनका, इस नालायक का जो दूसरा नालायक पुत्र है, ठीक है, वह है आपका माइक्रो, यह है माइक्रो सेटेलाइट डीएनए, माइक्रो सेटेलाइट डीएनए, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेटेलाइट डीएनए है, सेटेलाइट डीएनए भी 2 प्रकार का होता है, एक मिनी सेटेलाइट और दूसरा माइक्रो सेटेलाइट। यह जो सेटेलाइट डीएनए है, इसके जो 2 भाग हुए हैं वह किस आधार पर 2 भाग हुए हैं? तो यह जो पुनरावृत्ति अनुक्रम है बच्चों, जो हमने आपको बताया पुनरावृत्ति अनुक्रम, तो यह जो आपका पुनरावृत्ति अनुक्रम है, जो आपका बच्चों ये पुनरावृत्ति अनुक्रम हमने बताया, ठीक है, पुनरावृत्ति अनुक्रम, इस पुनरावृत्ति अनुक्रम की संख्या के आधार पर, इनकी पुनरावृत्ति अनुक्रम की संख्या क्या होगी उस आधार पर, अर्थात कॉपी नंबर। दूसरा इसका लेंथ क्या है, दूसरा इसका लेंथ क्या है, और तीसरा इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो, किसका रेशियो, यह आपका जो आपका एजी और सीजी है, इनका रेशियो क्या है।
तो यही 3 चीजें हैं। इन 3 के आधार पर ध्यान रखिएगा, नीट में यह प्रश्न पूछता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। आप बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हैं समझिए। तो जो पुनरावृत्तीय अनुक्रम है, किस तरह से सेटेलाइट डीएनए को 2 डीएनए में विभाजित किया गया, उसका आधार क्या था, तो उसका आधार 3 चीजें हैं। जो पुनरावृत्तीय अनुक्रम है, जो रिपीट नंबर है, माने कॉपी नंबर, कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, कितनी बार वो कॉपी कर रहा है, तो पहला कॉपी नंबर, दूसरा उसका लेंथ, जो डीएनए का लेंथ है उस वह लेंथ, और तीसरा रेशियो, जो आपका नाइट्रोजनी क्षार है उनका रेशियो क्या है। इस आधार पर सेटेलाइट डीएनए को मैंने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक है मिनी सेटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सेटेलाइट। तो इस नालायक संतान के 2 नालायक संतान होते हैं, एक मिनी सेटेलाइट, दूसरा माइक्रो सेटेलाइट। ठीक बच्चों, आप देखते हैं ये जो मिनी सेटेलाइट है बच्चों, यह जो आपका मिनी सेटेलाइट है, यह मिनी सेटेलाइट, यह मिनी सेटेलाइट, इनका जो पुनरावृत्तीय अनुक्रम होता है बच्चों, वह 10 से लेकर 60 बेस पेयर होता है। इतना बेस पेयर होता है। ठीक है, जो यह मिनी सेटेलाइट है बच्चों, मिनी सेटेलाइट में जो पुनरावृत्तीय अनुक्रम है वह 10 से 60 बेसिक जो है पेयर होते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं BNTR। क्या करते हैं? BNTR। ध्यान रखिएगा बच्चों, BNTR जो मिनी सेटेलाइट है, ध्यान रखिए बच्चों, यह जो आपका सेटेलाइट है यह 2 प्रकार का है, मिनी सेटेलाइट और माइक्रो सेटेलाइट। जो मिनी सेटेलाइट है इसमें पुनरावृत्तीय अनुक्रम जो है 10 से 60 बेस पेयर होते हैं, और इन्हीं को BNTR कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। BNTR आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह BNTR क्या है, तो मिनी सेटेलाइट को ही हम BNTR कहते हैं, अर्थात 10 से 60 बेसिक पेयर इसमें पाए जाते हैं, इसी को BNTR कहते हैं। और यह BNTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका BNTR का फुल फॉर्म होता है, देखिए, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक बच्चों, यह इसका फुल फॉर्म है BNTR, वेरिएबल n नंबर T टेंडम R रिपीट। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट इसका फुल फॉर्म है। और जो यह BNTR है, हम जो अध्ययन कर रहे हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसी BNTR का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो आपका यह तो मिनी सेटेलाइट है, मिनी सेटेलाइट को जो है 10 से 60 बेसिक पेयर पाए जाते हैं, इन्हीं को BNTR कहते हैं या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहते हैं। अब आते हैं माइक्रो सेटेलाइट। जो माइक्रो सेटेलाइट होता है, ठीक है, इसमें जो पुनरावृत्ति होती है बच्चों वह 1 से लेकर 8, ठीक है, इतना बेसिक पेयर होता है इसमें, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं STR। ठीक है, STR अर्थात शॉर्ट टेंडम रिपीट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि एक बार फिर से आप लोग जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग देख लें कि DNA फिंगरप्रिंट का सिद्धांत क्या है। तो DNA ये तो समझाने के लिए आपको समझा दिए, ठीक है, अभी एक बार और थोड़ा सा समझ लें, फिर एक बार हम देखते हैं। तो यह जो BNTR है बच्चों, इस BNTR के विषय में हम लोग देखते हैं कि यह BNTR क्या है, और इस BNTR का ही हम जो है आपका DNA फिंगरप्रिंट में प्रयोग करते हैं। तो यह जो BNTR है, BNTR, ठीक है, यह BNTR सभी मनुष्यों में होता है, आप में भी होता है, हमारे में भी होता है, ठीक है, सभी में यह BNTR होता है, लेकिन यह BNTR सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है।
इतने मनुष्य हैं, इतने व्यक्ति हैं, करोड़ों की संख्या हमारी है, अरबों की संख्या है मान लीजिए हमारी, लेकिन किसी भी मनुष्य का BNTR सेम नहीं होगा। यह BNTR भिन्न भिन्न होता है। किस आधार पर यह BNTR भिन्न होता है? तो BNTR का लेंथ, ठीक है, पहला इनका लेंथ और दूसरा इनका कॉपी नंबर, यह सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है। आप में भी BNTR होता है, हमारे में भी BNTR होता है। दोनों लोग की BNTR में क्या अंतर होगा, क्या भिन्नता होगा? आपका जो है BNTR और हमारे BNTR में लेंथ का अंतर होगा। मेरा लेंथ हो सकता है आपके BNTR से बड़ा हो, या हो सकता है आपके BNTR से मेरा लेंथ छोटा हो, ठीक है। और उसका कॉपी नंबर हमारा और आपका सेम नहीं होगा, भिन्न भिन्न होता है। तो इन दो आधार पर सभी मनुष्यों का BNTR भिन्न भिन्न होता है। इसी BNTR की तुलना करके, इसका अध्ययन करके हम जो है अपने अपराधी को पकड़ते हैं, अर्थात फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग इसी BNTR का प्रयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत में हमें यही नहीं पता बच्चों को कि यह जो है DNA फिंगरप्रिंट में करते क्या है। तो DNA फिंगरप्रिंट में हम इसी BNTR की खोज करते हैं, ठीक है, इसी BNTR की खोज करते हैं। और जो BNTR है, जो उसी अपराधी का, जो अपराधी पकड़ा गया है, उसका BNTR मैच कराते हैं, जो ब्लड सैंपल हमें मिलेगा, ठीक है। यदि वह मैच कर जाता तो अपराधी होगा, यदि मैच नहीं करता तो अपराधी नहीं होगा। तो इसी BNTR, ध्यान रखिएगा, BNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यही है जो आपका DNA फिंगरप्रिंट में प्रयोग किया जाता है। सभी मनुष्यों का भिन्न होता है। किस आधार पर भिन्न होता है? लेंथ और कॉपी नंबर के आधार पर यह भिन्न भिन्न होता है। चलिए एक बार फिर से हम इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। इनका सिद्धांत क्या है, या किस तरह से आप जो है DNA फिंगरप्रिंट का सिद्धांत लिखेंगे। तो देखेंगे, तो लिखेंगे DNA डेंसिटी या घनत्व के आधार पर DNA दो प्रकार का होता है। एक होता है बल्क DNA और दूसरा होता है सैटेलाइट DNA। बल्क DNA 99.9% DNA समान होता है, ठीक है, और यह कोडिंग DNA होता है। जो सैटेलाइट DNA होता है वह 0.1% DNA सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, और इसको हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। और यह नॉन कोडिंग DNA होता है। जो सैटेलाइट DNA होता है बच्चों, वह DNA पर क्या होते हैं, इनका पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है, अर्थात जो नाइट्रोजनी क्षार है बार बार वह नाइट्रोजनी क्षार जो है दोहराता है। तो सैटेलाइट DNA में पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है, अर्थात इसी पुनरावृत्ति अनुक्रम को ही हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। पुनः यह सैटेलाइट DNA दो प्रकार का होता है, एक मिनी सैटेलाइट, दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। तो जो मिनी सैटेलाइट है, इस पर जो पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं वह आपका 10 से 60 जो है बेस पेयर होते हैं, और इसी को BNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। और जो आपका माइक्रो सैटेलाइट होता है, ठीक है, इसमें जो बेस पेयर होते हैं वह 1 से 8 बेस पेयर होते हैं। इसको हम जो है STR बोलते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट कहते हैं। और जो यह BNTR है, इसी के आधार पर हम फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह इनका सिद्धांत है। सिद्धांत को इस तरह से लिखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे हम इनकी क्या प्रक्रिया, इनकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हम DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इनकी प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? देखिए DNA फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया क्या है, इसको हम जो है एक स्टोरी के आधार पर समझेंगे, क्योंकि आप लोग CID अक्सर देखते होंगे, ठीक है। तो CID आपका एक जो है क्या है, एक सीरियल है CID। और कहीं भी मर्डर होता है, कोई भी जो है घटना होता है, तो CID वहां पर पहुंचती है। मान लीजिए CID की टीम वहां पर पहुंची, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए उस CID को, ठीक है, कोई भी सैंपल मिलता है। पहले तो क्या होगा, पहले उस घटना पर सैंपल मिलेगा। किस चीज का सैंपल मिलेगा? हो सकता है वो ब्लड मिल सकता है, हो सकता है अपराधी का बाल मिल सकता है, नाखून मिल सकता है,
ठीक है, लार मिल सकता है या स्पर्म मिल सकता है, ठीक है। अर्थात इन्हीं के आधार पर, ठीक है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। अर्थात कौन कौन से सोर्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, किस किस सोर्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप ब्लड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप अपने बार का प्रयोग करते हैं, नाखून का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हड्डी का प्रयोग करते हैं, लार का प्रयोग होता है, स्पर्म का प्रयोग होता है। इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग होता है, अर्थात इनको सैंपल के रूप में हम ले सकते हैं। मान लीजिए जो घटना स्थल हुआ वहाँ पर सीआईडी की टीम पहुंची, उसको ब्लड का सैंपल मिल गया, ब्लड मिल गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो भी ब्लड का सैंपल या जो है आपका बाल ही मिल जाए, नाखून ही मिल जाए, जो भी मिल जाए, जो भी सैंपल मिल जाए, तो मान लीजिए हमको जो सैंपल मिला वह ब्लड का सैंपल मिला, ब्लड मिल गया वहाँ पे, ठीक है, फर्श पे हमें ब्लड मिला। तो पहले हम क्या करते हैं, इस ब्लड से, ठीक है, अर्थात ब्लड क्या है, ब्लड में जो है एक कोशिका है, ठीक है, और उस ब्लड में क्या होगा, डीएनए होगा। तो पहले हम इस ब्लड से पहला काम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि हम डीएनए को अलग करें। पहला क्या काम करते हैं बच्चों, पहले हम इस ब्लड से डीएनए को अलग करते हैं, अर्थात यह पहली प्रक्रिया है और इस क्रिया को बोलते हैं आइसोलेशन। इस क्रिया को बोलते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन, ठीक है। जो सैंपल मिला उस सैंपल से डीएनए को जब हम अलग करते हैं, जो सैंपल है, ठीक है, एक कोशिका है, ठीक है, उसमें डीएनए होगा, ठीक है। तो पहले उस सैंपल से, उस ब्लड से हम क्या करते हैं, पहले हम डीएनए को निकालते हैं, ठीक है। तो उस ब्लड से जो डीएनए निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। तो फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया में पहला काम यही करते हैं कि जो हमें सोर्स प्राप्त हुआ है उससे हम पहले डीएनए निकालते हैं और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आइसोलेशन। तो पहले डीएनए, इसी तरह से आप लिखेंगे नंबर 1 डीएनए, कोष्टक में लिखिए आइसोलेशन, ठीक है। और दूसरी प्रक्रिया क्या होता है, जब हमें डीएनए प्राप्त हो गया तो आपको पता है बच्चों, डीएनए की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है। डीएनए की लंबाई बहुत लंबी होती है और इनकी जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं, इस डीएनए के छोटे छोटे खंड करते हैं। और पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ लिया है कि जो डीएनए के छोटे छोटे खंड है, अर्थात डीएनए को जो हम काटते हैं, जो हमारी कैंची होती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम्स। तो आप देखिएगा यहाँ पे, यह जो आपका डीएनए है इसके हम छोटे छोटे खंड करते हैं, किसके द्वारा, प्रतिबंधन एंजाइम जो है, एंजाइम द्वारा, या इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, ठीक है बच्चों। तो पहला हम लोग यही करेंगे कि दूसरा डीएनए के खंड करते हैं, डीएनए के खंड। तो डीएनए के खंड किसके द्वारा हम लोग करते हैं बच्चों, तो यह होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा हम डीएनए के खंड करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रक्रिया क्या है, हमने डीएनए का खंड कर दिया। अब डीएनए का जो खंड प्राप्त हुआ है बच्चों, इसमें जो है इस डीएनए खंडों को, खंड होते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट हमें प्राप्त हुआ। अब इस पिगमेंट में क्या करते हैं कि हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस डीएनए के खंडों को उसमें डाल देते हैं और यह खंड क्या करता है, उस खंडों को पृथक पृथक कर देता है, ठीक है। तो जो डीएनए का खंड है, तो डीएनए के खंडों में, अर्थात डीएनए में कुछ तत्व पाया जाता होगा, कुछ पिगमेंट पाया जाता होगा। तो इस पिगमेंट को, अर्थात इसे जो है डीएनए में जो तत्व पाए गए हैं उनको भी अलग अलग करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं जिसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं।
यह जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है बच्चों, यह भी जो है कभी कभी आपके प्रश्नों में पूछ देता है या जो है आपके नीट के एग्जाम में पूछ देता है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो केमिकल प्रयोग किया जाता है वह होता है बच्चों, ठीक है, एगारोल। एगारोल एक केमिकल है, इस केमिकल का प्रयोग जो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। तो यह आपका तीसरी प्रक्रिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बच्चों? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के विषय में हम विस्तार से जब बायोटेक वाला जो है अध्याय पढ़ेंगे तो उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ देख लें हल्का सा कि ये है क्या। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस जो है ये होता है। जब हम इसमें डीएनए के खंडों को डालते हैं तो इनका यह क्या कर देता है, पृथक पृथक कर देता है। इन डीएनए को जो है अलग अलग कर देता है। जो छोटा वाला अणु है, छोटा वाला जो अणु है वह धन की ओर इस तरह से, ठीक है, फिर बड़ा वाला अणु, फिर इससे बड़ा वाला अणु, फिर इससे बड़ा वाला, इस तरह से जो है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो क्या होते हैं, जो है ये पृथक हो जाते हैं। जो डीएनए के खंड थे जो हमने इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डालते हैं तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होते हैं कि डीएनए के जो है छोटे छोटे और खंड हो जाते हैं, ठीक है। पहले जो है आपका धनात्मक की तरफ छोटे, फिर बड़े, इस तरह से जो है ये अलग अलग पृथक हो जाते हैं। और ये किसमें होते हैं, यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। और इसमें एक रसायन प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एगारोल। अब उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चों इसमें छोटे छोटे जो है डीएनए के खंड जब प्राप्त हो जाते हैं, छोटे छोटे खंड प्राप्त हो जाते हैं, तो इस खंडों को हम लोग क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की एक झिल्ली होती है बच्चों, नाइट्रोसेलुलोज की एक झिल्ली होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, नाइट्रोसेलुलोज की एक झिल्ली होती है। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि जैसे यह आपका प्राप्त हुआ यहाँ डीएनए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यह नाइट्रोसेलुलोज की यह झिल्ली है, ठीक है, यह मान लीजिए यह क्या है, यह जो है आपका नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली है और यह जो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यह डीएनए के खंड आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आपका ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज की यह जो झिल्ली है, इस झिल्ली पर इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है। जब हम इस तरह से कर देते हैं तो जो डीएनए के खंड इसमें थे वह डीएनए के खंड, ठीक है, इस जो है आपके नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं सदर्भ ब्लॉटिंग, ठीक है, करते हैं हम लोग सदर्भ ब्लॉटिंग। सदर ब्लॉटिंग समझ में आ रहा है बच्चों? सदर ब्लॉटिंग क्या है, एक बार फिर से देखें, ये सदर ब्लॉटिंग क्या है कि जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था जिसमें जो है हमने डीएनए के खंड डाला, तो जब ये डीएनए के छोटे छोटे खंड हो गए, ठीक है, अलग अलग जो है पिगमेंट जो है वो अलग अलग हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोसेलुलोज की एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली पर इसको उकेर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अर्थात यह वाला जो लिखा हुआ है डीएनए वह यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, अब इस झिल्ली पर आ जाता है, ठीक है। और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं सदर ब्लॉटिंग,
ठीक है। तो क्या काम हुआ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम जो कार्य करते हैं वह सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तीन चीजें होता है बच्चों। एक होता है सदर्न ब्लॉटिंग, अर्थात जो डीएनए होता है, डीएनए पर जो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली होती है उस पर हम रखते हैं, तो वह क्रिया सदर्न ब्लॉटिंग होता है। यदि यही डीएनए न होकर, ठीक है, आरएनए होता, तो आरएनए पर जो नाइट्रोजन सेलुलोज की झिल्ली है इस पर जो अक्षर आ जाते हैं उस क्रिया को बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। डीएनए वाला होता है सदर्न ब्लॉटिंग, और जो यदि आरएनए है तो आरएनए को यदि हम नाइट्रोजनी सेलुलोज की झिल्ली पर उकेर रहे हैं, इसको, ठीक है, छाप रहे हैं, तो वह बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। यदि प्रोटीन है तो प्रोटीन पर जब हम यह क्रिया करते हैं तो उसको बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह नीट के एग्जाम के प्रश्नों में यह पूछता है। ठीक है, तो यह सदर्न ब्लॉटिंग एक होता है आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और तीसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो पांचों प्रक्रिया हमें समझ में आ गया, सदर्न ब्लॉटिंग। अब उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, कि अब जो है यह सेलुलोज के झिल्ली पर वह डीएनए आ गया, डीएनए के अणु आ गया, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस पन्ने पर तो आ गया, इस जो है झिल्ली पर आ गया, जो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली है इस झिल्ली पर वह डीएनए के खंड आ गए, जो नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम है वो तो आ गए, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पा रहे। अब इसको पढ़ने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है, छठवां प्रक्रिया, उसका नाम है प्रोब। छठवां जो हम इसको पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोब का प्रयोग करते हैं, यह प्रोब। अब बच्चों यह प्रोब क्या है, तो प्रोब बच्चों यह जो आपका डीएनए है, डीएनए के जो खंड है, इस डीएनए खंड पर रेडियो एक्टिव के कण जो है इस पर आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव के कण। ठीक है, तो यही आपका प्रोब है। प्रोब द्वारा जो है हमें यह क्या होता है, यह दिखाई देने लगता है। और अंतिम जो आपका सातवां प्रक्रिया है, ठीक है, उस अंतिम प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, यह करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो अर्थात जो आपका सेलुलोज झिल्ली पर जो ये अक्षर आए थे वह हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, दिखाई देने के लिए हमने प्रोब का प्रयोग किया, अर्थात अब यह प्रोब का प्रयोग होने लगा। ठीक है, अब इसको एक्सरे में देखने के लिए, ठीक है, एक्सरे में देखने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह ऑटो रेडियोग्राफी प्रयोग करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में, इस ऑटो रेडियोग्राफी में जब हम एक्सरे को गुजारते हैं तो उस एक्सरे पर हमें जो है चमकीला जो है वह डीएनए के खंड प्राप्त होते हैं पट्टियों के रूप में। ठीक है, तो वह हमें जो है एक्सरे में डीएनए के खंड पट्टियों के रूप में, चमकीला पट्टियों के रूप में हमें वह प्राप्त हो जाते हैं, और वह क्या होता है, वह बीएनटीआर होता है बच्चों। यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो प्रोब जुड़ा, यहां ध्यान दीजिए बच्चों फिर से, ठीक है, यह जो प्रोब जुड़ा, यह प्रोब जो है बीएनटीआर से जुड़ जाता है। यह प्रोब किससे जुड़ जाता है, बीएनटीआर से। बीएनटीआर क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, अर्थात मिनी सैटेलाइट, यह इससे जुड़ जाता है। ठीक है, अर्थात इसका बीएनटीआर हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से देखिए बच्चों इसके प्रक्रिया को ध्यान से। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में पहले हम जो भी सैंपल है, ब्लड सैंपल है, उससे डीएनए को अलग करते हैं। ठीक है, तो जो भी सोर्स है उससे डीएनए अलग करने की प्रक्रिया को आइसोलेशन करते हैं। दूसरा, डीएनए के छोटे छोटे खंड करते हैं, और डीएनए के छोटे छोटे खंड किसके द्वारा करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा करते हैं। जब डीएनए के छोटे छोटे खंड हो गए तो तीसरा प्रक्रिया हम लोग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो एगारोल का प्रयोग किया जाता है।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है, इसमें धनात्मक और माने एनोड और कैथोड होता है, और इसमें जो आपके डीएनए के खंड हैं, ठीक है, वह अलग अलग हो जाते हैं। अब जब डीएनए के अलग अलग खंड हो जाते हैं तो अगला प्रक्रिया हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर इन डीएनए के खंडों को क्या करते हैं, उकेर लेते हैं, अर्थात यह इस पर आ जाता है। क्योंकि यह नहीं दिखाई देता, इसको दिखाई देने के लिए हम प्रोब का प्रयोग करते हैं। अब यह प्रोब जो है आपके बीएनटीआर से जुड़ जाता है। अब उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे जो है गुजारते हैं, तो उस एक्सरे पर हमें जो है इस बीएनटीआर का, अर्थात हमें पट्टियों के रूप में हमें वह चमकीला पट्टियां प्राप्त हो जाती हैं, वह बीएनटीआर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया प्रारंभ और अंत होती है। तो किस तरह से जो हम अपराधी को पकड़ते हैं, अब ये देख लेते हैं। ये तो प्रक्रिया हो गया। प्रक्रिया के आगे चरणों में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलिए आगे देखिए बच्चों, इसमें अब होता क्या है कि मान लीजिए एक जो है आपका एक पिता है जो अपराधी, उसके पिता और माता, ठीक है, दोनों से जो है आपका आता है। तो आपका जो क्रोमोसोम है बच्चों, वह क्रोमोसोम 3 प्रकार का होता है। तो आपका क्रोमोसोम जो है 3 प्रकार का होता है। एक क्रोमोसोम 2 होता है, दूसरा क्रोमोसोम 6 होता है, क्रोमोसोम 6, और तीसरा होता है क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 7, 2, 6, 7। ठीक इसी तरह से इस माता में भी होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यह जो बीएनटीआर आया यहां से, ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों, एक जो है या तो जो है पिता का है, तो मान लीजिए यह पुत्र है, तो इसमें आधा जो है गुणसूत्र जो है पिता से आएंगे और आधा गुणसूत्र किससे आएंगे, माता से आएंगे। तो इस तरह से यह माता वाला गुणसूत्र आ जाएगा यहाँ पे, और यह पिता वाला गुणसूत्र आ जाएगा। इस तरह से पिता वाला गुणसूत्र आ जाएगा, और यह जो है आपका बीएनटीआर अलग अलग पट्टियों के रूप में अलग अलग लंबाई और लेंथ में यह प्राप्त होगा। ठीक है, अलग अलग लंबाई और अलग अलग जो है पुनरावृत्ति में यह प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जो अपराधी है, ठीक है, उसका बीएनटीआर होगा, उस अपराधी का बीएनटीआर होगा जो इस तरह से अलग अलग रंगों में, और यह आपका होगा अलग अलग लेंथ और अलग अलग रंगों में। ठीक है, तो इससे क्या किया जाएगा, मैच कराया जाएगा। यदि इससे और इससे मैच कर जाता है तो वह अपराधी होगा, अन्यथा वह अपराधी नहीं। ठीक है बच्चों, तो यह जो था कि चूंकि जो अपराधी है उसका जो है आधा गुण पिता से होता है, आधा गुण माता से होता है, उसका यह पिता का गुण, यह माता का गुण, ठीक है, इससे बीएनटीआर निकालेंगे यहाँ, यह इसका बीएनटीआर हो जाएगा। ठीक है, और जो बीएनटीआर जो अपराधी का जो ब्लड का हमें मिला है उससे मैच कराएंगे। यदि उसका बीएनटीआर, इसका बीएनटीआर, उसका लेंथ, ठीक है, और ये सब मिल गया, ठीक है, तो वह अपराधी होगा, अन्यथा वह अपराधी नहीं होगा। और आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंट में हम अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। पारिवारिक विवाद को जो है सुलझाने के लिए हम फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई से विवाद हैं जो फिंगरप्रिंट द्वारा जो है हम इसकी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आज डीएनए फिंगरप्रिंट का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है, और इसी के साथ यह अध्याय 6 समाप्त हो जाता है। और अगला अध्याय बच्चों हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आता है ये सब, तो लाइक जरूर किया कीजिए बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।